अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 से पहले जो इसकी डेफिनेशंस हैं, रिलेटेड डेफिनेशंस, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। डिफरेंट काइंड्स की हमने डेफिनेशंस पढ़ी, जिनमें हमारे पास रो मैट्रिक्स था, कॉलम मैट्रिक्स था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्यूज मैट्रिक्स, ये इसकी जितनी भी काइंड्स हैं मैट्रिक्सेस की, उनके बारे में हमने डिस्कस किया और तफसील से पढ़ा हमने इनको, जो हमारे पास इससे पहले डेफिनेशंस हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर उन्हीं डेफिनेशंस को माइंड में रखते हुए, रिकॉल करते हुए आइडेंटिफाई करेंगे मैट्रिक्सेस को कि ये मैट्रिक्सेस किस उससे ताल्लुक रखता है, कि नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, या हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस तरह जितने भी मैट्रिक्सेस हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है हमने आज। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 1 है वो हमारे पास दिया गया है। आइडेंटिफाई हमने करना है स्टूडेंट्स यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। और स्टूडेंट्स इसमें हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला पार्ट हमें दिया गया है इसका a इक्वल टू 0 0 0 0। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारी वैल्यू 0 के इक्वल हो, वो हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाता है या जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। आपने ये देखना है कि इन 4 में से यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन इसकी नल मैट्रिक्स हो गई। इसके अलावा हम कह सकते हैं कोई मैट्रिक्स इसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो नल मैट्रिक्स के इक्वल है। नंबर 2 स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं, जो हमारे पास नंबर 2 है c इक्वल टू 4 0 6। तो ये देखो स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा मैट्रिक्स होगा? यूनिट मैट्रिक्स तो हो नहीं सकता। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स देखें जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी सिर्फ एक ही कॉलम है, तो हम ये कह सकते हैं ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया इसका कॉलम मैट्रिक्स। और नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स अगर इसको देखें, ये हमारे पास ये वाला वैल्यू है b इक्वल टू 2 3 4 2 3 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसमें से हमने देखना है कि यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है। तो ये स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो हम इसको क्या सकते हैं, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। d इक्वल टू स्टूडेंट्स ये 1 0 0 1। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास डायगोनल एंट्रीज, जो ये वाली एंट्रीज दी गई हैं, ये 1 के इक्वल हो और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्री हैं वो 0 के इक्वल हो, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब 1 0 0 1, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 के इक्वल हो और जो नॉन डायगोनल है, ये वाली जो है वो नॉन डायगोनल कहलाती है। तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास कहलाता है स्टूडेंट्स यूनिट मैट्रिक्स। हम इसको कहेंगे ये यूनिट मैट्रिक्स है। ये हमारे पास यूनिट है, मतलब अगर डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 1 के इक्वल होंगी और बाकी नॉन डायगोनल 0 के इक्वल होंगी, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट हम करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वाली वैल्यू e इक्वल टू 0, सारी वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं ये नल मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स ये देखें कि हमारे पास 5 6 7 जो हमारे पास दिया गया है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसके अंदर हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन की कि कौन को से क्वेश्चन किस से रिलेट करते हैं। कि 4 केस के उसने हमें मैट्रिक्सेस दिए जिसमें हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स हमारे पास दिए गए थे, उनकी हमने आइडेंटिफिकेशंस की। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है आइडेंटिफाई। आपने आइडेंटिफाई करना है, किस वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है? स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स।
स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह की जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं, ये आगे आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डिफरेंट काइंड्स के मैट्रिक्स दिए गए होंगे, उनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो मैट्रिक्स इनमें से किस काइंड से ताल्लुक रखता है, बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। हमारे पास इसका पहला पार्ट है, स्टूडेंट्स देखें, -8 2 7 12 0 4। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें स्टूडेंट्स हमारे पास रोज और कॉलम इक्वल होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 के इक्वल होती है और नॉन डायगोनल 0 के इक्वल होती हैं। नल मैट्रिक्स जिसमें सारी वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें कि हमारे पास ये 2 रोज एंड 3 कॉलम है, मतलब रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास कहलाएगा इसका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स नंबर 2 है। इसमें देखें कि हमारे पास 3 0 1 सिर्फ एक ही कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। या अब नंबर 1 इसको हम लिख सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही मैट्रिक्स है, एक ही रो कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट्स आपने ये देखना है इसमें एक कॉलम जो है वो 2 मतलब वे में भी आइडेंटिफाई हो सकता है कि कॉलम मैट्रिक्स हो गया, और जो स्टूडेंट्स कॉलम मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा, और जो रो मैट्रिक्स होगा वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम एक जैसी नहीं होती, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो जाता है। और अगर हम रो मैट्रिक्स की बात करें तो रो मैट्रिक्स जिसमें वो रो मैट्रिक्स भी होता है और साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होता है, सिर्फ सिंगलटन मैट्रिक्स के अलावा। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, इसकी 1 कॉलम है और 3 रोज हैं, तो कॉलम और रोज डिफरेंट हैं, तो हम इसको कह सकते हैं ये कॉलम मैट्रिक्स के साथ साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 पार्ट है। इसमें रोज और कॉलम स्टूडेंट्स हमारे पास एक जैसे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम एक जैसे होते हैं वो हमारे पास स्टूडेंट्स कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स दिया गया नंबर 4, ये हमारे पास दिया गया 1 0 0 1। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था अगर डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हो, ये देखो डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 के इक्वल है और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 के इक्वल है। आइडेंटिफाई देखें हमारे पास यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स भी दिया गया है कि अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास इसका पहला नंबर हो गया हमारे पास, हम इसको लिखते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ऐसा हमारे पास ये इसमें रोज एंड कॉलम इक्वल है, क्योंकि 2 रोज और 2 कॉलम है, तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स 2 हमारे पास जो फैमिलीज हैं उनके साथ भी रिलेशन रख सकता है। जैसे हमारे पास अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल हैं। इसी तरह रो मैट्रिक्स जो है उसमें सिर्फ एक रो है, लेकिन उसमें रो और कॉलम डिफरेंट है, इस वजह से वो रो मैट्रिक्स भी कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाता है। इस तरह कॉलम मैट्रिक्स की बात करें वो भी इसी तरीके से हमारे पास होता है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसके पार्ट नंबर, तो स्टूडेंट्स अब हम इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें स्टूडेंट्स देखेंगे हमारे पास 2 कॉलम है और 3 रोज हैं, तो इसमें कॉलम और रोज इक्वल नहीं है। अगर कॉलम और रोज इक्वल नहीं होंगे तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखेंगे हमारे पास नंबर 6 है। नंबर 6 में स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा हुआ 3 10 -1। अब अगर इसको देखें 3 10 -1, इसमें सिर्फ एक ही रो है और कॉलम डिफरेंट है, 1 2 3 कॉलम है, मतलब रोज और कॉलम एक जैसे नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा
रो मैट्रिक्स, क्योंकि सिर्फ एक ही रो है, जिसमें सिर्फ एक रो होती है वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। हम इसको कह सकते हैं कि ये रो मैट्रिक्स हो गया। और यही इसमें देखो कॉलम और रोज इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। रो मैट्रिक्स के साथ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा क्योंकि इसमें हमारे पास कॉलम और रोज इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास ये नंबर 7 देखिए 1 0 0, ये हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है तो हम इसको कह सकते हैं ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। कॉलम मैट्रिक्स और यही हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा क्योंकि इसमें रोज और कॉलम एक जैसे नहीं है। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें ये रो मैट्रिक्स है और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाता है। ये कॉलम मैट्रिक्स है और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम एक जैसे नहीं होते। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास इसका पार्ट नंबर 7 है। इसमें देखिए रोज हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम है तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स ये देखें कि हमारे पास आपको नजर आ रहा होगा सारी वैल्यू 0 के इक्वल है तो ये नल मैट्रिक्स कहलाएगा। नल मैट्रिक्स के साथ हमारे पास ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स देखें इसमें 1 2 3 रोज है और 2 कॉलम है। ये नल मैट्रिक्स भी कहलाएगा और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3, तो अब स्टूडेंट्स हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करना है, किस बारे में आइडेंटिफाई करना है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स, या हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी कि ऐसा मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें एक जो है एटलीस्ट वन जो है वो नॉन जीरो होता है और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो जीरो के इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर सारी जीरो हो जाएगी तो वो तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट एक वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, ज्यादा 2 या 3 जितनी भी है वो नॉन जीरो हो तो भी हमारे पास वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और नंबर 2 है स्केलर मैट्रिक्स। इसी डायगोनल मैट्रिक्स से हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल एंट्रीज सेम हो, मतलब जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम हो, नॉन डायगोनल तो ऐसे हमारे पास जीरो के इक्वल होगी, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास वो फिर स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगा। अब अगर यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में देखें स्टूडेंट्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 के इक्वल होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एंट्री हमारे पास 0 के इक्वल होनी चाहिए। प्रीवियस जो 2 क्वेश्चन हमने किए हैं उनके अंदर भी हम ये पढ़ कर रहे हैं डायगोनल और इसके यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। एक ही मैट्रिक्स के 2 नाम हैं, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। a इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये देखो 4 0 0 4। अब इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये वाली जो हमारे पास होगी ये डायगोनल एंट्रीज कहलाती हैं। ये डायगोनल एंट्रीज 4 4 है, मतलब हमारे पास सेम है। अगर सेम है तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। हम इसको कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका स्केलर मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स स्केलर होता है वो डायगोनल भी होता है। मतलब ये चीज आप स्टूडेंट्स माइंड में रखो कि जो मैट्रिक्स स्केलर होगा वो डायगोनल भी होगा। ये स्केलर भी है और डायगोनल भी है क्योंकि इसमें ये वैल्यूज जो हैं वो डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन जीरो हैं। ठीक है, तो ये डायगोनल भी हो गया और स्केलर भी हो गया। नंबर 2 हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर लिखा है b इक्वल टू 2 0 0 -1 है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो है। डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हैं और सेम नहीं है, डिफरेंट है। अगर सेम ना हो, डिफरेंट हो तो हम इसको कह सकते हैं ओनली डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। और नंबर 3 स्टूडेंट्स इसको देखो c इक्वल टू 1 0 0 1। अब 1 0 0 1 है, ये हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज जो हैं स्टूडेंट्स ये देखो कि एक तो सेम होंगी, दूसरा 1 के इक्वल होगी। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये डायगोनल होगा। और नंबर 2 ये स्केलर भी होगा। और नंबर 3 हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स भी होगा।
मतलब जो यूनिट मैट्रिक्स होता है वो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज जो है वो पोजेस करता है। यूनिट मैट्रिक्स जो है वो सुपीरियर हम कह सकते हैं, ये यूनिट मैट्रिक्स भी कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा और डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स होगा वो ऑटोमेटिकली स्केलर मैट्रिक्स भी होगा और डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, और जो मैट्रिक्स सिर्फ स्केलर मैट्रिक्स होगा वो स्केलर मैट्रिक्स भी होगा और डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, और डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स होगा। मतलब अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है, हमने नीचे से ऊपर की जानिब चलते हैं, नीचे से ऊपर की जानिब कि जो मैट्रिक्स का यूनिट होगा वो ऊपर वाले दोनों होगा, और जो सिर्फ स्केलर होगा वो ऊपर सिर्फ एक ही बचता है वो डायगोनल होगा, स्केलर भी होगा डायगोनल भी होगा, और जो मैट्रिक्स हमारे पास सिर्फ डायगोनल होगा उसके ऊपर तो वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ। तो अब स्टूडेंट्स हम इसके पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 4 b इक्वल टू 3 0 0 0। अब देखो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो डायगोनल एंट्रीज है, अब इन डायगोनल एंट्रीज में सिर्फ एक ही जो है वो नॉन जीरो है। अगर सिर्फ एक नॉन जीरो हो, हमने कहा था कि डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट वन एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो नॉन जीरो हो, तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। और नेक्स्ट जो हमारे पास है नंबर 5 स्टूडेंट्स, इसको हम देखते हैं। इसमें अगर हम डायगोनल एंट्रीज को देखें, ये हमारे पास इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं, इसमें से 5 में से 3 निकालें 2 1 और 1 2, तो हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होगी। अगर डायगोनल एंट्रीज सेम हो तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, और जो स्केलर मैट्रिक्स होगा, ये देखो जो स्केलर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाएगा। स्केलर मैट्रिक्स के साथ डायगोनल मैट्रिक्स भी ये कहलाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब स्टूडेंट्स हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास 1.2 का स्टूडेंट्स दिया गया फाइंड नेगेटिव। अब हमने जो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं उनके स्टूडेंट्स हमने नेगेटिव फाइंड आउट करना है। नेगेटिव मीन ये है कि जो वैल्यूज हमें, जो एंट्रीज हमें दी गई होंगी उनके साइन हमने चेंज करने हैं, मतलब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है तो स्टूडेंट जो एंट्रीज जो पोजेस कर रहा होगा जो मैट्रिक्स, उसके अंदर जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब पैरेंथेसिस से बाहर, ये ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाले साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो नेगेटिव मैट्रिक्स का यही है कि हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं a हमारे पास जाएगा 1 0 -1, इसका हमें स्टूडेंट्स नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। अगर इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो a के साथ माइनस लगाएंगे -a, और इसके साथ भी माइनस मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। 1 प्लस का है तो -1 हो जाएगा, 0 के साथ प्लस लगाओ या 0 न्यूट्रल ही होता है, -1 +1 हो जाएगा। सिर्फ स्टूडेंट्स हमने साइन चेंज कर देने। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स इसको देखो, इसका जवाब मैं यहां पर लिख रहा हूं कि हमारे पास 3 -1 2 1, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है। तो -b हम लिखेंगे, -b इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, प्लस के 3 हैं तो क्या हो जाएंगे माइनस के 3, माइनस के 1 है तो प्लस के 1 हो जाएंगे, प्लस के 2 हैं तो माइनस के 2, प्लस के 1 है तो माइनस के 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आ गया नेगेटिव मैट्रिक्स। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ जस्ट इसके अंदर जो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज करने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास इसका दिया गया सी पार्ट। सी पार्ट अगर देखें स्टूडेंट्स मैं -c यहां पर लिखता हूं, -c इक्वल टू, इसके साइन चेंज कर देते हैं -2 -6 -3 और -2, जब क्योंकि जब हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो इसके साइन हम चेंज कर लेंगे। अब b मैट्रिक्स देखो स्टूडेंट, b मैट्रिक्स को भी हम ऐसे ही लिखते हैं। ये देखो -b से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा साइन चेंज हो जाएंगे, +3 -2, ये प्लस के 4 और ये माइनस के 5, मतलब जो साइन पहले पोजेस है उनको हमने चेंज कर दिया। अब e मैट्रिक्स की बात करें स्टूडेंट्स, -e इक्वल टू -1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -2 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -3। तो ये स्टूडेंट्स किसी भी मैट्रिक्स का जब नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना हो तो बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, हमने जस्ट उसके साइन, उसकी जो वैल्यूज है उससे माइनस का साइन लगाएंगे और आगे जो ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस हो तो ऑटोमेटिकली साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है फाइंड ट्रांसपोज। एक मैट्रिक्स दिया गया होगा उसका हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है।
स्टूडेंट ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज ये होता है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास दिया गया हो तो उसकी गिवन जो रोज हैं उनको अगर आप कॉलम में चेंज कर दें या गिवन कॉलम्स हैं उनको आप रोज में चेंज कर दें, मतलब सिर्फ एक ही काम करना है, या रोज को कॉलम बना दें या कॉलम को रोज बना दें, तो वो हमारे पास इसका ट्रांसपोज कहलाता है। जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा वो इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये हमारे पास पहला पार्ट इसका दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। स्टूडेंट्स हम क्या लिखते हैं, A ट्रांसपोज इक्वल टू 0 1 -2। स्टूडेंट्स इसका भी हम ट्रांसपोज ऊपर साइन ट्रांसपोज का साइन लगाते हैं, तो A ट्रांसपोज जो हम लिखते हैं स्टूडेंट्स इक्वल टू, अब ये देखिए स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसको क्या बना देंगे, इस कॉलम को रो बना देंगे 0 1 -2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका ट्रांसपोज आया कि जब हमने गिवन एक मैट्रिक्स हमें दिया गया था उसका हमने ट्रांसपोज निकालना था। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स इसको देखो कि B ट्रांसपोज हम ले लें, B ट्रांसपोज, तो यहां पर भी हम इसका ट्रांसपोज लिखेंगे 5 1, ये -6 और इसका ये ट्रांसपोज हमने लिखा। तो इसका ट्रांसपोज जब ऑब्टेन्ड होगा तो वो इस तरीके से होगा स्टूडेंट्स, ये रो मैट्रिक्स है, इसको कॉलम बना देंगे 5 1 -6, मतलब जो रो गिवन रो दी गई है उसको हमने कॉलम बना दिया, ये हमारे पास इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये दिया गया है, इसका हम लिखते हैं C ट्रांसपोज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया इसका 1 2 2 -1 3 और 0, और ये हमारे पास इसका भी ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, C ट्रांसपोज इक्वल टू, अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो रो कॉलम है इसको हम रो बना देते हैं 1 2 और 3, ये जो कॉलम है इसको भी रो बना देते हैं 2 -1 0, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। मतलब स्टूडेंट्स आपने या तो रो को कॉलम बना देना है या कॉलम को रो बना देना, सिर्फ एक ही मेथड आपने करना है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के जो नेक्स्ट 3 पार्ट है उनका भी हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ये देखें हमारे पास स्टूडेंट्स D का ट्रांसपोज अगर हमने निकालना है तो D ट्रांसपोज लिखेंगे और इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 2 3 0 और ये 5। स्टूडेंट्स इसका भी ट्रांसपोज हम यहाँ पर लिखेंगे, तो D ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो रो है इसको कॉलम बना देते हैं 2 3, इस रो को भी कॉलम बना देते हैं 0 और 5, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, E ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 3 -4 और ये 5। स्टूडेंट्स इसका ट्रांसपोज हम लिखते हैं, तो E ट्रांसपोज इक्वल टू स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, इस रो को मैं कॉलम बना देता हूं 2 और 3 लिख लेता हूं, इसको मैंने कॉलम बना दिया, इसको भी कॉलम बनाना है -4 और 5, ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ये है, इसका हम निकालते हैं स्टूडेंट्स F ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 3 और 4, इसका मैंने ट्रांसपोज लिखा। तो F ट्रांसपोज स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम कॉलम को रो बना देते हैं कि 1 3 को मैं 1 3 ऐसे लिख लेता हूँ और इस कॉलम को भी मैं 2 4 ऐसे लिख लेता हूँ, या तो कॉलम को रो बना दो या रो को कॉलम बना दो, तो ये हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स को हम जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होता है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 1.6, इसके अंदर ये इस्तेमाल होने वाला है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कि आपने रो को कॉलम बना देना या कॉलम को रो बना देना। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चंस में आता होता है। ये है क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई A इक्वल टू 1 2 0 1, इसका आपने निकालना है A ट्रांसपोज देन ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज देन ट्रांसपोज इक्वल टू A, ये चीज आपने प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू करते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है स्टूडेंट्स, सिर्फ A ट्रांसपोज, कि सिर्फ A का पहले ट्रांसपोज निकालते हैं, उसके बाद देन इसका हम लास्ट वो करेंगे स्टेप। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम A ट्रांसपोज निकालते हैं कि A ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 0 1, ये इसका ट्रांसपोज। ये स्टूडेंट्स हमारे पास हम लिखते हैं A ट्रांसपोज इक्वल टू, ये ट्रांसपोज आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 2 0 1, ये हमने स्टूडेंट्स इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसका दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं, ये हमारे पास ये पैरेंथेसिस के अंदर कर दिया गया है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसका दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं, तो हम क्या लिखते हैं A ट्रांसपोज देन इसका ट्रांसपोज इक्वल टू जो ऑब्टेन मैट्रिक्स का उसका दोबारा ट्रांसपोज ले लो, ये हमने इसका दोबारा ट्रांसपोज लिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा A ट्रांसपोज देन ट्रांसपोज इक्वल टू, अगर स्टूडेंट्स हम इसको देखें कि हमारे पास 1 0 2 1 है,
तो हम इसको लिख देंगे 1 और ये 2 और उसके बाद हमारे पास 0 और 1। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि 1 2 0 1 1 2 0 1, तो हम कह सकते हैं एक लॉ बन गया कि A ट्रांसपोज देन ट्रांसपोज इक्वल टू A। ये हमारे पास स्टूडेंट्स प्रूव हुआ। और इसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स B ट्रांसपोज वाला। इसमें हम B ट्रांसपोज निकालते हैं कि B ट्रांसपोज इक्वल टू B की जो वैल्यू है 1 1 2 0, स्टूडेंट्स इसका भी हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो B ट्रांसपोज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया, रो को कॉलम बना देते हैं 1 2, इस रो को कॉलम बना देते हैं 2 0। तो अब ये हमारे पास B ट्रांसपोज ऑब्टेन हुआ स्टूडेंट्स। अब हमने इस B ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेना है, तो हम क्या करेंगे, B ट्रांसपोज देन ट्रांसपोज इक्वल टू, हम स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे 1 2 1 0, तो इसका भी ट्रांसपोज। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, B ट्रांसपोज देन होल ट्रांसपोज इक्वल टू स्टूडेंट्स आ गया इसका, ये 1 2 की बजाय ये 1 2 हो जाएगा और ये हमारे पास 1 0 हो जाएगा 1 0। अब स्टूडेंट्स इसको देखोगे 1 1 2 0 1 1 2 0, तो प्रूव्ड हुआ कि B ट्रांसपोज देन ट्रांसपोज इक्वल टू B। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज लेते हैं, वो दोबारा पहले वाली फॉर्म में आ जाता है। तो ये हमारे पास एक लॉ बन गया स्टूडेंट्स। ये थी हमारे पास स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो हमने इसके बारे में डीपली डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी इस एक्सरसाइज के बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है, तो आप उसके मुझे टच कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाइड करूंगा। जिंदगी बाकी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 के बारे में डिस्कस